नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ आनंद जी हैं, आनंद वर्धन जी जो कि अपनी शार्प टिप्पणियों के लिए और गहरे विश्लेषण के लिए यूट्यूब की दुनिया में और आम तौर पर जो पत्रकारिता की दुनिया है उसमें काफ़ी प्रसिद्ध हैं। हम इनसे देश की राजनीति के बारे में आज चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि वे नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ें। आनंद सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। कल औपचारिक रूप से चुनाव आयोग ने दिल्ली में चुनाव की घोषणा की और यह माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। कांग्रेस भी इसमें अपने आप को एक तीसरे खिलाड़ी के रूप में मजबूती से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। अगर आज के दिन मैं आपसे यह पूछूं कि आप दिल्ली के चुनाव में किस दल की संभावनाओं को ज़्यादा मजबूत देख रहे हैं, तो आपकी क्या टिप्पणी होगी? कमल जी नमस्ते। और मैं इसको बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इसके अलावा एक प्लेयर और है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। तो अगर 70 सीटें हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक अगर नहीं, इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, इलेक्शन कमीशन अपनी जो भी हरकतें करता है वो करने से बाज नहीं आएगा और वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगी। तो ये मान के चलिए कि 70 की जगह 50 सीटों पे ही चुनाव हो रहा है। 70 सीट में से 20 सीट बीजेपी को आप ऐसे ही दे दीजिए। अब 50 सीट में अरविंद केजरीवाल को 35 सीट लानी है। मैं अभी भी ये मानता हूं कि 50 सीट में ही अगर इलेक्शन है और 20 सीट ऑलरेडी बीजेपी को दी गई है, तब भी अरविंद केजरीवाल बहुत मजे में इस 35 सीट को पार कर लेंगे। उसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अरविंद केजरीवाल के जो पॉलिटिक्स करते हैं उसके कोई बहुत समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि उनमें और मोदी जी में फर्क सिर्फ यही है कि वो एक मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी को कुछ कहने के बजाय अरविंद केजरीवाल जी वही सारे काम करते हैं जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, अगर मोदी जी आईआईटी खड़गपुर से पास आउट होते तो वो कुछ इसी तरह के काम कर रहे होते। तो वो एक पढ़े लिखे उस तरह से उनमें, बाकी मैं उनमें कोई और चेंज नहीं देखता हूँ। वो सारे दांव पेच, वो सारी चीजें, लेकिन फूहड़ ढंग से नहीं, उसको सटल वे में वो सारी चीजें करते हैं। वही आरएसएस की बात, वही हिंदू कार्ड चलाने की बात, उसी तरह की भाषा, वो सारे दांव पेच करते हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस का बार बार हो रहा है, और बहुत सी हम लोगों ने भी पहले बात कही कि कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी, लेकिन जब आप ग्राउंड पे देखते हैं तो पिछला चुनाव जो लास्ट चुनाव हुआ था 2020 वाला, उसमें आम आदमी पार्टी को 54 पर, मैं अभी परसेंटेज ऑफ वोट की बात कर लूं फिर उसमें मैं बात करूंगा। 54% वोट आम आदमी पार्टी, 39% वोट बीजेपी और 4% वोट कांग्रेस को मिले थे। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी तो 4 का 8 कर लेगी, 4 का 12 कर लेगी, 4 का 16 कर लेगी, 4 का 40 नहीं कर पाएगी। ये आज तक मैं आज एक किसी शो में था जिसमें बहुत से लोग ये मुझसे बहस कर रहे थे कि वहां किया और तेलंगाना में 30 से 10 40 हुआ था, 4 से 40 नहीं हुआ था। मतलब मैं इन बातों को इसलिए रेखांकित करना चाह रहा हूं कि कांग्रेस का इस बार कोई चांस नहीं है। कांग्रेस दूसरा ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जितना अच्छा करेगी उतना आम आदमी पार्टी के लिए खराब होगा और बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। इस तरह की भी एक एक जनरल चर्चा चल रही है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में ये मानना कि कांग्रेस, देखिए कांग्रेस का जो बेस वोट है वो मेरे हिसाब से मुस्लिम वोट रहेगा, और जो दूसरा वोट उसके पास आने की उम्मीद है वो शायद शायद मैं उसका एक बड़ा शायद लगा रहा हूं, वो दलित वोट की है। और वो दलित वोट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एक बड़ा परसेंटेज बीजेपी के पास है। तो मेरा यह मानना है कि अगर कांग्रेस बढ़ती है तो ये कहना बेमानी बात होगी कि वो केवल आम आदमी पार्टी की कॉस्ट पे बढ़ रही है। अगर कांग्रेस के वो जो भी वोट बढ़ते हैं वो किस हद तक बीजेपी का नुकसान करेंगे, आप बीजेपी के वोट को इफेक्ट करेंगे, आप वो ये अभी कहने की बात है, लेकिन वो केवल आम आदमी पार्टी के वोट को नुकसान करेंगे, ये गलत होगा। मुझे अभी भी ये इस बात का वो है कि चुनाव खत्म होते होते वो 35 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी जरूर पार कर लेगी। अब वो 35 पार करके 40 पे रुकती है, 45 पे रुकती है,
क्योंकि पिछली बार 62 थे, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड रहती, निष्पक्ष चुनाव हो रहे होते, 10 साल की या 12 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी आम आदमी पार्टी 35 का आंकड़ा पार कर लेती, वो अभी भी पार कर लेगी। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा, एक चीज और समझने वाली बात है कि दिल्ली में कुल 13,000 मतदान केंद्र हैं, 13,000। संगठन के रूप में बीजेपी, हम सब लोग ये मानते आए हैं कि बीजेपी के भाई संगठन क्षमता, बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी का यूज बीजेपी ने बहुत अच्छे से किया था। मोदी जी जब 2014 में आए तो टेक्नोलॉजी के सहारे आए थे, बहुत से प्रयोग किए थे। लेकिन मैं ये मानता हूं टेक्नोलॉजी का यूज बीजेपी भी करती है और आम आदमी पार्टी भी करती है। दोनों में फर्क ये है कि बीजेपी के पास जो जो उसका स्तर है, जो वो सोचती है, उस टेक्नोलॉजी को यूज करके वो फेक न्यूज फैलाना, दूसरे को गाली देना, दूसरे को डिमीन करना, इसमें ज्यादा यूज करती है। आम आदमी पार्टी भी टेक्निकली टेक सेवी बीजेपी से ज्यादा है। उसके पास एक एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, उसके पास वो जो टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोग ज्यादा हैं। और दिल्ली में मैन टू मैन मार्किंग है इस समय आम आदमी पार्टी की। आपके घर में अगर 3 सदस्य हैं तो किसका है वो उनको, क्योंकि देखिए 13,000 मतदान बूथ को हैंडल करना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। वो 13,000 मतदान बूथ को, एक एक मतदान बूथ में एक एक वोटर को हैंडल कर रही है। फोन एक एक जगह जा रहे हैं, एक एक आदमी को पिच किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल आम आदमी पार्टी कर रही है। बीजेपी जितना भी करे, उसके पास पैसा हो सकता है, लेकिन उसके पास वो जो एक शिद्दत होनी चाहिए ना, वो जो एक वर्कर्स में जो उत्साह होना चाहिए, वो शायद आम आदमी पार्टी के पास ज्यादा है। हैविंग सेड दैट, मेरे हिसाब से ये कांग्रेस के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी बात है कि कम से कम वो फिर से 70 सीट पर लड़ रही है। कांग्रेस अगर 70 सीट पर लड़ती है तो एक ये भी समझने वाली बात है कि कांग्रेस को विधानसभा इलेक्शन का यूज करना चाहिए अपने संगठन को बढ़ाने के लिए। कांग्रेस का असली टेस्ट 2029 में है लोकसभा। कांग्रेस का ये जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसपे अपने संगठन को, और दूसरा कांग्रेस को यह भी ध्यान रखना है कि कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का जो असली कंटेस्ट है वो पंजाब में होने जा रहा है। तो उसकी तैयारी, पंजाब की तैयारी कांग्रेस को यहां करनी चाहिए, और मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक निर्णय है कि कांग्रेस अलग लड़ रही है। तो फिलहाल के लिए एडवांटेज आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कमल। आनंद सर, ये आपने ये कहा कि 20 सीट हमें कम मान लेनी चाहिए, क्योंकि 20 सीट भाजपा के पक्ष में चुनाव आयोग के कारण चली जाएगी। चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त कल के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हर एक आरोप का जवाब दे रहे थे। क्या आपको ये लगता है कि उनके जवाब पूरी तरीके से असंतोषजनक थे और उस मुख्य मुद्दे को गड्ढमगढ़ कर जा रहे थे? आपकी क्या टिप्पणी है उनके जवाबों पर? वो जवाब नहीं दे रहे थे, वो कुतर्क कर रहे थे। तर्क नहीं था, कुतर्क था। वो कुतर्क ये कर रहे थे कि 10 लाख मतदान केंद्र हैं, अगर हर मतदान केंद्र में 11 घंटे की वो होती है, वो कह रहे थे 11 घंटे की सीसीटीवी कैमरा होगा, रिकॉर्डिंग होगी, तो कुल कितने 1 लाख घंटे हो गए। तो उसको अगर एक आदमी सुनेगा, 8 घंटा रोज सुनेगा, तो उसको 3600 साल चाहिए। तो ये सब काम, ये बिना सिर पैर की बात, मतलब राजीव कुमार जी वो हैं तो वो ये सब कर सकते हैं क्या? राजीव कुमार जी को हर एक बूथ पे खड़े होके वो देखने की जरूरत है? वो एक तंत्र होता है, 3600 घंटे नहीं, 36,000, 36 लाख घंटे भी हो, उसका एक तंत्र होता है। लेकिन वो चीजों को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। वो सीधा साफ जवाब नहीं दे रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि आप प्रियंका गांधी के ऊपर जो एक असभ्य टिप्पणी हुई थी उसमें, तो उसपे बिल्कुल डक कर गए उस क्वेश्चन को, कह रहे नहीं अब कोई होगा तो नहीं देख लिया जाएगा, अब कोई ऐसा नहीं कर सकेगा। अरे आपके उसमें क्या क्या लोगों ने नहीं कहा है, आप आज ऐसे इनोसेंट बन रहे हैं। पिछली बार के इलेक्शन के समय अमित शाह बता रहे थे कि कहाँ के दबाओगे और शाहीन पाकिस्तान में वोट जाएगा, ये सब आपको याद नहीं है। तो ये इलेक्शन कमीशन से कुछ भी एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल में मूर्खता होगी, क्योंकि अगर अब कोई इस इलेक्शन कमीशन पे विश्वास कर रहा है तो उसका दर्जा मूर्ख होगा। आप पहली बार हरियाणा में हो सकता है, उसके पहले हो सकता है, लेकिन अब तो ये खुलेआम जिस ढंग से ब्लेटेंटली वो अपने अपने रूल्स चेंज कर रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, वो अजीब से तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब हम इसलिए नहीं रिलीज कर रहे हैं डेटा कि हम प्रिवेसी की बात कर रहे हैं,
निजता की बात कर रहे हैं कि वो कितने बजे आया, कितने। अरे कमल जी, अगर जो एबीसीडी भी वोटिंग की जानता है, किस बूथ में कितने वोट पड़े, ये अलग से मिलता है, आपको भी मिल सकता है, मुझे भी मिल सकता है, और किसने किसने वोट दिया, ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है। तो अगर किसने वोट दिया, कितने वोट पड़े, इसके बाद वो कौन सी निजता रह जाती है उसकी। लेकिन वो एक कुतर्क गढ़ने की स्थिति थी। वो किसी भी बात का भी कन्विंसिंग जवाब नहीं दे पाए। एक वो होगी मशीन होती है, तो हम फिर से उसको काउंट करते हैं, ये उनका कोई जवाब कन्विंसिंग नहीं था। वो अपने सुर में थे और उनको ये पता था कि मैं कुछ भी बोलूं मेरा कोई कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहीं से भी वो तार्किक नहीं लगे मुझे, कमल जी। एक आखिरी सवाल आज की बातचीत के लिए मिल्कीपुर के चुनाव से संबंधित है। पहले माना जाता था कि बड़ी ही महत्वपूर्ण लड़ाई होगी, क्योंकि अयोध्या की अंदर ये सीट स्थित है और वहाँ के विधायक ने अयोध्या में जीत हासिल की है। और काफ़ी कुछ जो पिछले उपचुनाव हुए हैं उसको जोड़कर देखा जाता था योगी आदित्यनाथ के भविष्य से भी। क्या अभी इसे इतनी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, या ये एक बस एक उपचुनाव मात्र है जो गुज़र ही जाएगा? आपकी क्या टिप्पणी है? हाँ, मेरे ख्याल में ये उपचुनाव मात्र है, लेकिन दो तीन चीजें एक देखने वाली ये होंगी कि चूंकि उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और ज्यादा उम्मीद यह है कि जब पिछली बार भी चुनाव हो रहा था तो सबसे ज्यादा तैयारी योगी आदित्यनाथ ने अगर किसी सीट में की थी, सबसे ज्यादा मंत्री लगाए गए थे, खुद दौरे किए थे, वो मिल्कीपुर था। क्योंकि मिल्कीपुर को ये माना जा रहा था कि मिल्कीपुर को वापस लेना जरूरी है। मिल्कीपुर में भी जो समाजवादी पार्टी है, वो जिस तरह से जो अभी बात चल रही है, वो अवधेश प्रसाद जी के लड़के ही को टिकट देने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि वो टिकट तो जबरदस्ती लोग ले लेते हैं अपने बेटे बेटी के नाम से, लेकिन शायद आम पब्लिक को इससे एडवांटेज नहीं होगी उनकी, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी को इससे कोई एडवांटेज मिलेगी ये मुझे नहीं लगता है। और जो समाजवादी पार्टी के बाकी जो लोग हैं, भाई एक पार्टी के कई नेता होते हैं ना, कई के मन में होता है कि मैं भी चुनाव लड़ूं, वो शायद उतने दमखम से काम नहीं करेंगे। अगर उनमें से यही होगा कि भाई अवधेशी प्रसाद जी को टिकट चाहिए, एक। दूसरा यह है कि अमित शाह जरूर ये चाहेंगे कि मिल्कीपुर का चुनाव किसी भी तरह से हार जाए, क्योंकि अगर वो हारते हैं तो योगी जी के ऊपर कुछ उंगली उठाने का उनको मौका मिलता है। मुझे नहीं लगता है कि योगी जी इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि वो मिल्कीपुर को हारने देंगे। मिल्कीपुर में बहुत क्लोजली मॉनिटर्ड इलेक्शन होगा। पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी मॉनिटरिंग की थी और 9 में से 7 सीटें जीत के लाए थे। तो ये तो मुझे उसके जीतने में मैं कोई बहुत संदेह नहीं कि बीजेपी जीत ही जाएगी। और एक चीज और है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एकला चलो का। वो कांग्रेस के बिना कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी शायद एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको देख रहे हैं कि देखें बिना कांग्रेस के हम कहाँ पे खड़े होते हैं। क्योंकि एक मामला डॉक्टर अंबेडकर की वजह से दलित वाला थोड़ा इस समय हेडलाइंस है। क्योंकि वो अवधेश प्रसाद जी दलित नेता रहे हैं, तो वो इशू आएगा। अब देखने वाली बात यह है कि दलित क्या समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। ट्रेडिशनली दलित समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते थे, क्योंकि यादव और दलित का कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। वो गांव में किसी भी गांव में यादव जी थोड़ा मतलब ज्यादा दम वाले होते हैं, तो वो दलितों का एक बहुत उनसे अच्छा मेल मिलाप नहीं है। इस इलेक्शन में देखना होगा कि क्या दलित समाजवादी पार्टी को वोट देने को तैयार है, क्योंकि एक मानस तो बना है अंबेडकर वाली टिप्पणी से जो अमित शाह जी ने दी थी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में लोकसभा में, उससे एक मानस तो बना है। लेकिन वो मानस क्या वोट में तब्दील होगा, ये देखने वाली बात होगी कमल। हम आज की अपनी चर्चा को इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हर बुधवार को रविवार के अतिरिक्त हम आनंद वर्धन जी से बात करें और देश की राजनीति के बारे में, देश में की राजनीति में चल रही घटनाओं के बारे में एक समझ बनाएं। आज की बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।